हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मीन्स ये कुछ ब्रिटिश तो नहीं बोला, अमेरिकन भी नहीं बोला, ये बोला गया है फ्रेंच। तो यानी कि जो सिस्टम है ये बात करता है फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। तो एक बात समझ लीजिएगा इसके बारे में, ये बात करता है डुअल सिस्टम की। किस चीज़ के बारे में बात करता है? डुअल सिस्टम के बारे में बात करता है। और दूसरी बात समझ लीजिएगा, इसको देने वाले थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो दो बातें समझने के बाद अब देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये हम आज इसको रेफर करने वाले हैं ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो ये है, ये एक ऐसी रूल्स है, ऐसी बॉडी है रूल्स की, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा और उनकी ड्यूटीज कैसे होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डुअल सिस्टम फॉलो करता है। ड्रॉइट का मतलब ही यही होता है कि डुअल सिस्टम। तो डुअल सिस्टम फॉलो करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसा है? ये डुअल है। डुअल का मतलब क्या है? एक साइड तो ये बताएगा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगा और क्या उनकी ड्यूटीज होंगी उन ऑफिशियल्स की। इसके बाद दूसरी चीज, दूसरा एस्पेक्ट जो डील करेगा, वो डील करेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिटीजन है स्टेट के, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो दो चीजों के बारे में बात करता है। एक तरफ तो क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, जो ऑफिशियल्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। दूसरी तरफ ये रेगुलेट करता है रिलेशनशिप को एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन के बीच में। तो डिटर्मिनेशन और रेगुलेशन का इसका काम है। डाइसी एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारा ये ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये जो है फ्रेंच लॉ का वो पोर्शन है जो बताता है क्या, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी और उनकी लायबिलिटीज क्या होगी। दूसरी तरफ ये कहता है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके सिविल राइट्स क्या होंगे और उनकी लायबिलिटीज क्या होंगी, और वो डील कैसे करेंगे किनके साथ में? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट के साथ में। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट का मतलब वही जो भी हमने बात की, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, तो उनके साथ में डील करते हुए क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, वो भी बताता है हमें ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। और तीसरी चीज कहता है, ये प्रोसीजर भी बताएगा कि किस तरीके से जो राइट्स एंड लायबिलिटीज अभी हमने बात की, किस तरीके से इनको इन्फोर्स किया जाएगा। तो ये तीन चीजें बताता है हमें ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। तो अभी हम चलते हैं, जो ये बात करी हमने डुअल जडिकेचर इन फ्रांस, जो सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के बारे में बात करता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, दो तरीके की कोर्ट्स इसमें बात की गई हैं। एक तो बात की गई है सिविल कोर्ट और दूसरी कही गई है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। सिविल कोर्ट तो वो कोर्ट्स होती हैं जो सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को डील करती हैं। सब्जेक्ट का मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मीन्स अगर कभी भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की आपस में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सिविल कोर्ट में। और अगर कभी ऐसा हो कि एक पार्टी है सब्जेक्ट, मीन्स जब डिस्प्यूट अराइज हुआ तो उस वक्त एक पार्टी तो है सब्जेक्ट का मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल, और दूसरी पार्टी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल यानी कि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। तो ये केस कहाँ जाएगा? डिस्प्यूट कहाँ जाएगी? सिविल कोर्ट को ये पावर नहीं दी गई कि वो इस चीज को जो है हैंडल करेंगे। कौन हैंडल करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हैंडल करेंगे। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को कहा गया काउंसिल डी इटेट। देख लीजिए, काउंसिल डी इटेट कहा गया। ये जैसे कि मैंने बताया, नेपोलियन बोनापार्ट ने 18th सेंचुरी में इसको लेकर के आ गए थे। मींस जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रांस में फॉलो होता है उसको 18th सेंचुरी में लेके आ गए थे, और पहला काउंसिल डी इटेट इस्टेब्लिश किया गया था 1799 में। अब इसमें क्या हुआ, जो नेपोलियन बोनापार्टे थे उन्होंने दो ऑर्डिनेंस पारित किए, दो ऑर्डिनेंस निकाले। पहले ऑर्डिनेंस में तो उन्होंने क्या किया, जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स थी उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के पावर को छीन लिया। मींस अब ये जुरिस्डिक्शन लॉ कोर्ट से छीन लिया गया, उन्हें डिप्राइव कर दिया गया, और डिप्राइव करके उनसे लेकर के इस जुरिस्डिक्शन को कहा गया ऑर्डिनरी, जो दूसरा कोर्ट हमने बात करी थी वो तो नहीं करेगा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को डील करेगा। कौन करेगा? काउंसिल डे इटेट करेगा। तो मैटर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो थे वो अब यहाँ से लेके मीन सिविल कोर्ट से लेकर के दे दिए गए काउंसिल डे इटेट को, ऑर्डिनेंस दूसरा पास करके। पहले ऑर्डिनेंस में तो डिप्राइव कर दिया सिविल कोर्ट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से नहीं कर सकते अब इसमें काम। अब दूसरा ऑर्डिनेंस पारित किया और उस ऑर्डिनेंस में काउंसिल डे इटेट को दे दिए सारे पावर कि वो क्या करें, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को डील करेंगे।
तो अभी जब मैंने कहा नेपोलियन बोनापार्टी ने इसको इस्टेब्लिश किया था, तो जब उन्होंने इस्टेब्लिश किया तो उनका जो पर्पस था वो ये था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी ना, उनको सॉल्व करने के लिए कॉन्सोलिडेटेड काम करेगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो पावर्स थी वो बढ़ने लगी, जुडिशियल पावर्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो ये जो कॉन्सिलिडेट है ये फाइनल है जब भी मैटर अराइज होता है किसके बीच में, मैंने अभी बताया स्टेट के बीच में और प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में। जब भी कोई मैटर अराइज होता है तो उसको हैंडल करने का जो पावर है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो किसके पास है, कॉन्सिलिडेटेड के पास में है। और वो रिव्यू करता है, क्या रिव्यू करता है, कॉन्सिलिडेटेड रिव्यू करता है जो भी कंप्लेंट प्राइवेट इंडिविजुअल लेकर के इनके पास आते हैं। मेरिट देख लीजिए ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव की क्या मेरिट है। मेरिट इसके बहुत ज़्यादा है। ये जो स्टैब्लिश किया गया था 1984 से, तो क्या हुआ, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स भी इसको जो है हेल्प करने लगी, क्योंकि जो रिव्यूज़ के लिए एप्लीकेशन आ रही किसके पास आती थी, कॉन्सिलिडेटेड के पास, तो वो ज़्यादा आने लगी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डील करता था इसी चीज़ में। तो ओनस जो था, ओनस मीन्स बर्डन जो था प्रूफ करने का कि जो भी सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, कौन अप्लाई कर रहे हैं, ये कोर्ट अप्लाई कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को डील करने के लिए, तो इनको जस्टिफाई करना था कि हम वो सही कर रहे हैं कि नहीं। वो भी ये जो था ओनस जो था वो भी इनके ऊपर ही था। किनके ऊपर था, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव में जो यूज़ करने थी पावर कॉन्सिलिडेटेड उनके ऊपर। फिर कंपोजिशन एंड वर्किंग ऑफ कॉन्सिलिडेटेड देख लीजिए। जो कॉन्सिलिडेटेड होती है, जो जिसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स भी होती हैं, ये इनका काम क्या होता है, ये अभी हमने बताया कि ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होंगे उनके बीच में और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे उनके बीच में जब भी कोई मैटर राइज होगा तो उसमें ये हैंडल करेंगे। तो इनके मेंबर्स कौन होते हैं, यानी कॉन्सिलिडेटेड को जो हमने बात की थी अभी स्टार्टिंग में ही बात की थी कि उनका ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इनके अंदर वो लोग होंगे जो एक साइड पे क्या होंगे, कॉन्फिडेंशियल एडवाइजर होंगे गवर्नमेंट के, और दूसरी साइड पे वो जो सब्जेक्ट यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनके केसेस को हैंडल करेंगे अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। इसको देखना, अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ये फेवर किसका लेंगे, सब्जेक्ट्स का। देख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी ऑफ मेन हु आर ऑन द वन साइड द कॉन्फिडेंशियल एडवाइजर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑन द अदर साइड द केसेस ऑफ द सब्जेक्ट्स अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए जो केस डील करेंगे, यानी कि ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या केस हैंडल करेंगे, इसकी वजह से ये क्या हो गए थे, कभी कभी इन्हें क्या करना पड़ रहा था कि कंडेम भी करना पड़ता था एग्जीक्यूटिव एक्ट को। इन द लेटर केस दे एक्ट एज अनकमिटेड जजेस एंड इफ नेसेसरी कंडेम द एग्जीक्यूटिव एक्ट। तो जो एग्जीक्यूटिव एक्ट था उनको क्रिटिसाइज करने का भी काम करना पड़ता था, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स के लिए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी लड़ रहे थे। इसी पैराडॉक्स की वजह से, क्या पैराडॉक्स भाई, एक तरफ तो उन्हें कॉन्फिडेंशियल एडवाइजर के तौर पे काम करना है गवर्नमेंट के, दूसरी तरफ उन्हें सब्जेक्ट्स को, प्रजा को, पब्लिक को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी जो है सपोर्ट करना है। इसी वजह से, इसी पैराडॉक्स की वजह से इसने इसको एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन बना दिया फ्रांस का। अभी देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी फ्रांस में डील करेंगी कोर्ट्स आपस में, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में कोई केस अराइज होगा तो उस केस में ऑर्डिनरी कोर्ट्स होंगी। और जब ऐसा होगा कि एक तरफ पार्टी जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल है और दूसरी तरफ पार्टी कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है, तो कौन पार्टी देखेगा, कौन जो कोर्ट देखेगा, कॉन्सिलिडेटेड देखेगा। लेकिन कभी ऐसा हो जाए जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो फिर डिस्प्यूट जाता है, सुनिएगा मेरी बात को, ट्राइब्यूनल डेस कॉन्फ्लिक्ट के पास में जाता है। कहाँ जाता है, ट्राइब्यूनल डेस कॉन्फ्लिक्ट के पास में जाता है। और जो ट्राइब्यूनल डेस कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इसके मेंबर भी सुन लीजिए कौन होते हैं, इनके मेंबर इक्वल होते हैं। मींस ऑर्डिनरी कोर्ट के भी इक्वल लोग इसके अंदर होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के भी इक्वल नंबर के होंगे, यानी कि 2 अगर हैं तो 2 इसके और 2 इसके, और ये बनाएंगे क्या, ट्राइब्यूनल डेस कॉन्फ्लिक्ट को।
और जो इसके प्रिसाइडिंग जज होंगे वो होंगे प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होंगे वो होंगे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। जो फ्रांस में जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होंगे वो इनके जो होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब ऑर्डिनरी कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बीच में कोई भी इशू होता है, डिस्प्यूट कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बीच में, तो जो ट्रिब्यूनल डेस्क कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी वो होंगी इनके बीच में मैटर को सॉल्व करने के लिए। और इनमें जो मेंबर्स होंगे वो इक्वल नंबर होंगे ऑर्डिनरी कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, और आकर के बनाएंगे इसके मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो होंगे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ऑफ फ्रांस। तो अभी आगे देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स रहे जो रिस्पॉन्सिबल रहे, हम कहेंगे सक्सेस के लिए काउंसिल डे इटेट की, जो कि इस्टेब्लिश करने के लिए मदद की उसने रूल ऑफ लॉ फ्रांस में। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो काउंसिल डे इटेट है उसका कंपोजिशन और उसके फंक्शन ने इसकी हेल्प की। किसकी हेल्प करी? इसके सक्सेस को अचीव करने के लिए, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करने में फ्रांस में। फिर दूसरी बात, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इट्स केस लॉ। तीसरी, सिंप्लिसिटी ऑफ रेमेडीज अवेलेबल बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। के सामने जो रेमेडीज अवेलेबल थी वो बहुत सिंपल थी एप्लीकेबल करने में उसको। तो स्पेशल प्रोसीजर इवॉल्व्ड बाय दोज कोर्ट्स, जो भी स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था उनको अपना काम करने के लिए, तो वो भी जो था उसकी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा। फिर द कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंटिव लॉ विच दे अप्लाई, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो थी वो सब्सटेंटिव लॉ जो अप्लाई करती थी उसके कैरेक्टर ने भी, यानी जो सब्सटेंटिव लॉ था उसने भी हेल्प करी उसको सक्सेस अचीव करने में। रूल्स देखिए, इसके 3 रूल्स हैं, 3 तरीके की सीरीज है इसमें ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव में जो फॉलो की जाती हैं। पहला है रूल्स रिगार्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड ऑफिशियल्स। इसमें कौन कौन से रूल्स हैं जैसे उन्हें अपॉइंट कैसे किया जाएगा, डिसमिस कैसे किया जाएगा, क्या उनकी पोजीशन होगी, डेजिग्नेशन क्या होगा, सैलरी क्या होगी, ड्यूटीज क्या होंगी, एक्सेट्रा। दूसरे रूल्स बनाए गए कि पब्लिक सर्विसेज जो होंगी उनको किस तरीके से ऑपरेट किया जाए ताकि जो सिटीजन्स हैं उनकी नीड को अचीव किया जाए, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रूल जो बनाया गया वो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के लिए कहा गया, यानी अगर कोई इंजरी होती है जो प्राइवेट सिटीजन को होती है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में ऑब्वियसली बात है डिसाइड किया जाएगा। और काउंसिल डे इटेट जो होगी वो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होगी जिसका डिसीजन फाइनल होगा। ये हमने अभी पढ़ा। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव की वो भी पढ़ लेते हैं क्या है। पहला है मैटर्स कंसर्निंग स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स। जो अभी तक हमने पढ़ा है ना वो सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर्स आएंगे वो कहाँ जाएंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन में आते हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आते हैं। और मैटर जो होंगे स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन से जो रिलेटेड होंगे, रूल्स एज डेवलप्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स आर अप्लाइड। तो जो स्टेट के बीच में और एडमिनिस्ट्रेटिव जो होंगे उनके बीच में अगर कोई मैटर अराइज होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के जो रूल्स डेवलप किए जाएंगे वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। और अगर अभी मैंने बताया ऑर्डिनरी कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको जो है सॉल्व करेगी वो द ट्रिब्यूनल डेस्क कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व करेगी। काउंसिल डे इटेट इज द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इन फ्रांस, या हम बोले ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव में। सबसे लास्ट में देख लीजिए इनके बीच में जो डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है ना वो सिर्फ एप्लीकेबल है फ्रांस में, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाकी सब कंट्रीज में जैसे इंडिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में फॉलो किया जाता है। यहाँ पर डुअल सिस्टम फॉलो होता है ड्रॉइट में, जबकि यहाँ पर कोई डुअल सिस्टम नहीं है और ये हर सिटीजन के लिए अवेलेबल एक जैसी कोर्ट है। जुरिसडिक्शन की बात करें तो जुरिसडिक्शन की बात यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती हैं वहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो होती हैं उन पर एप्लीकेबल होता है, जबकि ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स पर एप्लीकेबल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सोर्स इसका इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है, अभी हमने पढ़ा जो कोर्ट बनाएंगी, जो रूल्स बनाएंगे वो फॉलो होता है। और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जुडिशियल रिव्यू, ऑल्दो फ्रांस में जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है ऑब्वियस वहाँ पर रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, बट वहाँ इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में तो चीफ इम्पॉर्टेंट है।
फिर दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फाउंड किए हैं, वहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कंपलसरी हैं। अभी देखिए, जब स्टार्टिंग की हम बात करें तो इसके जो क्रिटिसिज्म रहा वो अलग अलग तरीके से रहा। कई लोगों ने बोला कि ये उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाया जिनको लेके चला गया था, लेकिन ये बात नकार देनी कि ये इनएक्सपेंसिव रिलीफ रहा ताकि सिटीजन को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अगेंस्ट जो है न्याय मिल सके, तो ये भी एक इसका एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, लोगों ने ये कहा कि ये जो है प्राइवेट सिटीजन को एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, लेकिन वहाँ देखा फ्रांस में ये ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं रहा, सिंगल इंस्टीट्यूशन, जिसने इतनी हेल्प करी हो लोगों को जो है न्याय प्राप्त करने में जितना कि द्रोयत एडमिनिस्ट्रेटिव ने की थी। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा हो, नहीं लगा होगा तो प्लीज़ कोई बात नहीं, माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे, और अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। Thanks a lot for listening. Thanks a lot. Keep learning and keep smiling.